हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के अंतर्गत एग्जाम 2021-22 के लिए शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को यहां पर कवर करने वाले हैं। और सभी प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराता हूं और ये सभी नए क्वेश्चन हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में सॉल्व कराया है और उसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, प्रीवियस ईयर के नाम से है। और उस प्लेलिस्ट में जाकर जो करेंटली एग्जाम आपके हुए हैं पेपर 1 में 2020 में अलग अलग शिफ्ट के, उन सभी पेपर को मैंने सॉल्व कराया है डिटेल में। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वे सारी वीडियो आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको सभी क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है प्रैक्टिस सेट की तरह। और कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब करूं ताकि क्वेश्चन को समझने में भी आपको आसानी हो। और वीडियो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूं तो आपको करना क्या है कि वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद से अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद से वीडियो को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है आत्मसत्ता करना, बी है सहभागिता, और सी ऑप्शन है संज्ञान, और डी ऑप्शन है ग्रहण। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मसत्ता करना जो है यहाँ पर भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर ऑप्शन है नई जानकारी के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों में से जिसमें नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जा सकता है। तो आत्मसत्ता यानी किसी भी चीज़ों को सीखना, आत्मसत्ता करना, उसे धारण करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से क्या कहा जाता है, यानी कि कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है इन चारों में से, यह पूछा जा रहा है। देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया है मचान या स्काफोल्डिंग, बी ऑप्शन है संज्ञान, सी ऑप्शन है सुदृढ़ीकरण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मचान या स्काफ फोल्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल इसमें से होता है। तो मचान या स्काफ फोल्डिंग, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि व्यवहार में परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह जो है निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी कि किस सिद्धांत के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। व्यवहार में परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पहला जो ऑप्शन है आपका नव व्यवहार सिद्धांत, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन है व्यवहारिक सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में जो है बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नव व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत यह आता है। व्यवहार में परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम नव व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी आता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास विकसित कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त कथन को अच्छे तरीके से वर्णित करता है, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। पहला है यहाँ पर आत्म प्रभावकारिता, और उसके बाद से बी है स्व विनियमन, और सी ऑप्शन है अहंकार, और डी ऑप्शन है आत्मविश्वास। तो सही आंसर क्या है, आपको जवाब देना है।
देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास विकसित कर लेता है। ये जो है यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या कौन सा ऐसा कथन है जो इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या वर्णित करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्म प्रभावकारिता। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे सही आंसर इन चारों विकल्पों में से होगा वो है आपका आत्म प्रभावकारिता। आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं, स्व संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं, स्वयं संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। पहला है यहाँ पर मेटाकॉग्निशन या मेटानुभूति, बी ऑप्शन है स्वयं विनिमयन और इसके बाद सी ऑप्शन है यहाँ पर सरल अनुभूति, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का राइट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेटा कॉग्निशन या मेटा अनुभूति है आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों विकल्पों में से जो सोच प्रक्रियाओं, स्व संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मेटा कॉग्निशन या मेटा अनुभूति का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनमें क्या पाते हैं। अगर एक शिक्षक है, अगर वो छात्र के सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हैं तो वह क्या पाते हैं उनमें इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रेरणा का अभाव पाते हैं, बी ऑप्शन है बुद्धि की कमी है और सी ऑप्शन है माता पिता का ढीला ढाला रवैया और डी ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी आंसर सही नहीं। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर प्रेरणा का अभाव। शिक्षक जो है प्रायः छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए क्या पाता है, अगर सीखते समय उसे कोई समस्या हो रही है, वो सीख नहीं पा रहा है तो उसका कारण क्या है जब वो विश्लेषण कर रहा है शिक्षक, तो प्रेरणा का अभाव, यानी कि वो प्रेरित नहीं हो रहा है चीज़ों को सीखने के लिए। शिक्षक जो है इसका अभाव यहाँ पर पाता है जब वो किसी भी छात्र का सीखने के संबंध में उनकी समस्याओं का विश्लेषण करते हैं तो वो क्या पाते हैं, प्रेरणा का अभाव। इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला यहाँ पर अर्थ संबंधी स्मृति, बी ऑप्शन है उपख्यानात्मक स्मृति, उसके बाद से सी ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्मृति और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्थ संबंधी स्मृति जो है यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन से शब्द का प्रयोग सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जाता है। तो अर्थ संबंधी स्मृति का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आप सभी ने ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं। इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है अर्थ संबंधी स्मृति, बी ऑप्शन है उपख्यानात्मक स्मृति, सी ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्मृति और डी ऑप्शन है मेटा स्मृति। तो चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है यह आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेटा स्मृति।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन से शब्द का प्रयोग हम जो है स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं। तो मेटा स्मृति के द्वारा ये कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए अब ये मेटा स्मृति क्या है, तो देखिए मेटा स्मृति जो है मानव धारणा और अपने स्वयं के स्मृति प्रक्रियाओं को नियंत्रित युवान स्मृति या मेटा स्मृति कहलाती है। इसे आपको याद रखना है। क्या? मानव धारणा और अपने स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं को नियंत्रित जो करती है उसी को जो है हम युवान स्मृति या मेटा स्मृति के नाम से जानते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला यहाँ पर है कि अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त। बी ऑप्शन है बोलने की बहुत ही अच्छी गति। सी ऑप्शन है श्रुत विषय और वस्तु की क्षति। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है, यानी सुनने की प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है, उसी के बारे में हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त भी जो है आपकी श्रवण प्रक्रिया यहाँ पर प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही साथ बोलने की बहुत ही उच्च गति, यानी कि ज़्यादा तेज आवाज़ भी आप सुनते हैं तो कोई भी शब्द आपको स्पष्ट नहीं क्लियर होता है। तो एक लिमिट में आप जब वॉइस की वॉल्यूम को करते हैं तो उसके शब्द और उसके भाव हमें समझ में आते हैं। तो बोलने की बहुत ही उच्च गति भी जो है यहाँ पे श्रवण प्रक्रिया को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। और इसके साथ ही साथ श्रुत विषय और वस्तु की क्षति, यानी कि जो भी आप बोलने वाले उस वस्तु की यहाँ पर क्षति हो चुकी है तो वो भी श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करती है। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। और श्रवण जो है यानी कि बातचीत जो है संचार का सबसे महत्वपूर्ण जो है पहलू माना जा सकता है। श्रवण का मतलब सुनना होता है। इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है ये बताना है आपको इन चारों विकल्पों में से। पहला जो दिया गया कि श्रवण को मौद्रिक पुरस्कार से संबंधित करना। बी ऑप्शन है शिक्षण सामग्री को रुचिकर और आवश्यकता से संबंधित करके। सी ऑप्शन है स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाकर। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। जब तक कोई बात हम सुनेंगे नहीं तो फीडबैक कैसे देंगे ये भी आप मान सकते हैं। तो इसमें और कैसे सुधार लाया जा सकता है उसके संदर्भ में यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना जो है यहाँ पर आपका सुधार ला सकता है। किसके अंतर्गत? श्रवण को जो है संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। लेकिन इसमें और भी सुधार कैसे ला सकते हैं आप? स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाकर। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है इन चारों विकल्पों में से। कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है सूचना का श्रवण। बी ऑप्शन है मूल्यांकन श्रवण। सी ऑप्शन है गुरुत्वपूर्वक श्रवण। और इसके बाद से यहाँ पर डी ऑप्शन है गतिशील श्रवण। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मूल्यांकन श्रवण जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो मूल्यांकन श्रवण जो है वो व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जब वो लेक्चर देता है या व्याख्यान देता है तो आपने कितनी देर तक उसको सुना, कितने अच्छे से सुना, स्पष्टता कितनी थी, उससे जो है आप ये मतलब इसके लिए जो है सबसे उपयुक्त ये जो आपका वर्ड हो जाएगा मूल्यांकन श्रवण, व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए। इन चारों में से सबसे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो 1 से 2 बार मैंने इसलिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन भी आपको स्पष्ट लगे और उसका आंसर भी आपको क्लियर समझ में आ जाए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अग्रलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। बी ऑप्शन है वक्ता के व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करने के लिए। सी ऑप्शन है दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है। और डी ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। अग्रलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। ये जो है कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है। तो कोई भी व्यक्ति जब कुछ बताता है या उसके विचार हैं जो स्पष्ट करता है या उसे दूसरों के सामने रखता है, तभी तो हम उस पर विचार कर सकते हैं या स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। तो ये आपका मूल्यांकन श्रवण से संबंधित स्टेटमेंट है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांसिस गैलेन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहले में दिया गया है कि माता और पिता। बी ऑप्शन है दादा दादी नाना नानी। सी ऑप्शन है परदादा परदादी परनाना परनानी। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जब भी किसी की फैमिली में कोई बच्चा रिलेटिव आता हो या किसी का भी, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो फैमिली में ही होता है, यानी कि किसी मेंबर जो फैमिली मेंबर है उसी के नाक नक्श या चेहरे की बनावट या माता पिता के चेहरे की बनावट, उसकी हाइट कद काठी होती है। तो यहाँ पर यही पूछा जाता है कि जो 50% आनुवंशिकता होती है उनमें जो माता पिता से या दादा दादी से आती है, तो इनमें से किसके अंतर्गत 50% आता है, यही आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, माता पिता से। जो 50% तक आनुवंशिकता होती है जो बच्चों में, वो माता पिता से ही आती है। उसके बाद से उनके नीचे जो होंगे उनके माता पिता दादा दादी, ठीक है, तो उनसे आ सकता है, नाना नानी से भी आ सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया का सोपान दिया गया है। स्टेप, सोपान का मतलब स्टेप होता है इंग्लिश में, तो सोपान दिए गए, उसको क्या करना है, हमें क्रम में लगाना है। देखिए पहला दिया गया कि वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है पुनः शिक्षण, और यहाँ पर चौथे नंबर पे है शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, और पांचवें नंबर पे शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। और नीचे आप देखेंगे कि एक कूट दिया गया, ऑप्शन ए, बी, सी और यहाँ पर डी दिया गया। तो इसमें से राइट आंसर क्या, यही आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का पहले हम इसको क्या करते हैं कि क्रम में इसे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर पे आपका आएगा शिक्षण का उद्देश्य, इसे आपको याद रखना है। शिक्षण का उद्देश्यों का निरूपण, ये आपका पहले नंबर पे आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा आपका वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ पर शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। और उसके बाद से चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका, चौथे नंबर पे आ जाएगा मूल्यांकन। फिर उसके बाद से पांचवें नंबर पे क्या आएगा आपका, पांचवें नंबर पे आ जाएगा पुनः शिक्षण। तो ये क्रम आपको याद रखना है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इसी क्रम को फॉलो करते हैं, ये क्रम याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन दोबारा भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप इसे अच्छे से राइट कर पाएंगे। तो देखिए इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्रम के अनुसार, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है, तो वह छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो है एक प्रभावी श्रोता, बी ऑप्शन है एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता, सी ऑप्शन है एक यथार्थवादी श्रोता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है, तो इन चारों विकल्पों में से उसे किस के अंतर्गत जाना जाएगा। एक प्रभावी श्रोता के रूप में जाना जाएगा, या एक मूल्यांकन करने वाले श्रोता के रूप में, या एक यथार्थवादी श्रोता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, इसका आपको जवाब देना था। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता के अंतर्गत ये जो है छात्र आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि एक छात्र जो है व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में मदद करता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? एक मूल्यांकन करने वाले श्रोता। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आपको किसी की कमियों की या समस्याओं का पता कैसे चलेगा आपको, ठीक है। बच्चों का आप टेस्ट लेते हैं, किस लिए लेते हैं? ताकि आप पता कर सके कि बच्चों को जो हमने पढ़ाया है वो उन्होंने सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है। अगर नहीं सीखा है, उसका परफॉर्मेंस ठीक टेस्ट में नहीं है, तो आपको बच्चे पे और काम करने की आवश्यकता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हिस्ट्री पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, मैथ पढ़ाते हो, तो उस टेस्ट में कम नंबर आएगा तो इसका मतलब उस बच्चे पे आपको विशेष ध्यान करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित टाइप नहीं हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसे कौन से उपाय हैं जो संचार प्रक्रिया होती है उसको सुगम बनाने में मदद करते हैं, कार्य करते हैं। पहला है अपनत्व और समानता की भावना, बी ऑप्शन है चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है अनौपचारिक वातावरण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपरोक्त में से सभी। कौन सा उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने में कार्य करता है? तो अपनत्व और समानता की भावना जो है संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने में कार्य करता है। इसके साथ साथ चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता भी जो है संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद करती है। यानी कि आप जब सुरक्षित या स्वतंत्र महसूस करते हैं तो आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, आप बात करते हैं, तो इस प्रकार से संचार प्रक्रिया बेहतर होती है। तो ये भी आपका राइट है। अनौपचारिक वातावरण, ठीक है। औपचारिक का मतलब कि जहाँ पर आप एक फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल है, विद्यालय है, तो वहाँ पर एक सिस्टम में या एक दायरे में रह के आप बोल सकते हैं। तो अनौपचारिक का मतलब आपको स्वतंत्रता एक तरह से है कि आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। तो अनौपचारिक वातावरण भी रहेगा तो यहाँ पर संचार प्रक्रिया सुगम बनने में क्या होगी? हेल्पफुल होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? इन चारों में से आपको बताना है। पहला है बुद्धिमत्ता, बी ऑप्शन है परिपक्वता की शक्ति, कौशल, स्मरण। इसमें से राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है कि किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं, यानी अधिगम होने के बाद क्या हो सकता है इन चारों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कौशल। किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? तो जब हम सीखते हैं तो हमारे कौशल का क्या होता है? विकास होता है। यानी कह लीजिए कि अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तो जब आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर आप किसी कोर्स में इनरोल होकर कंप्यूटर को अलग अलग उसमें सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर स्किल क्या होता है? बढ़ता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लिया, उसके अंतर्गत जो है वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल, इन सभी सॉफ्टवेयर को आपने सीख लिया तो आप उसमें काम कर सकते हैं। काम करने का मतलब आपके अंदर एक स्किल आ गई है, ठीक है, स्किल आ चुकी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करता है या उसको एक्सप्लेन करता है। पहला है मानसिक विकास का स्वरूप शारीरिक विकास के समांतर है, बी ऑप्शन है यह एक अनिश्चित पैटर्न है, सी ऑप्शन है यह एक अनियमित पैटर्न नहीं है, और डी ऑप्शन की मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। तो सही आंसर क्या है आपका कि कौन सा ऐसा शब्द है जो मानसिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। ये जो है शब्द मानसिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से क्या करता है? वर्णित करता है, एक्सप्लेन करता है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है? श्रवण का मतलब सुनने के संदर्भ में कौन सा ऐसा कथन आपको लग रहा है जो सही हो सकता है, उसी को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला जो ऑप्शन है श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
दूसरा ऑप्शन है श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है कि दोनों मुख्य रूप से शारीरिक प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन है दोनों जैविक प्रक्रिया है। तो अब राइट आंसर क्या है? श्रवण सभी करते हैं, सुनने का काम सभी करते हैं ना, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, शारीरिक है या मानसिक प्रक्रिया है, इसके संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है और ध्यानपूर्वक श्रवण जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यानी कि श्रवण एक क्या है, शारीरिक प्रक्रिया, ने सुनना, कानों से आप क्या करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब ध्यानपूर्वक आप श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान गहनता से लगा के सुन रहे हैं किसी चीज़ों को, तो वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, जब तक आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो किसी भी चीज़ों को स्पष्ट रूप से आप समझ नहीं पाएंगे। तो जब ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर बस पूछे कि श्रवण कैसी प्रक्रिया, तो शारीरिक प्रक्रिया, इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन क्या है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, चारों को आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, और जो सही आंसर है उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला दिया गया है कि मानवीय रिश्तों को श्रवण प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन है कि उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा काल निकाल देते हैं, काल का मतलब समय। और सी है कि श्रवण हमारी संचार का केवल मात्र एक छोटा सा अंश होता है। और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा समय निकाल देते हैं। यानी बातचीत करने में या संवाद स्थापित करने में वो अपना आधा समय क्या करते हैं, निकाल देते हैं। कहाँ के, उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो है सक्रिय श्रवण, बी ऑप्शन है समानुभूति श्रवण, सी ऑप्शन है आलोचनात्मक श्रवण, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समानुभूति श्रवण जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है, और इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो समानुभूति श्रवण जो है ऐसा शब्द है जो इस प्रकार के व्यक्ति को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। पहला है समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, दूसरा है गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान न देना, तीसरा है विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। तो निम्नलिखित में से कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है, यानी किस लिंग, स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग, किससे संबंधित करने की संभावना इन तीनों कथनों को करने की ज़्यादा होती है। देखिए पहला जो ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है स्त्री और पुरुष दोनों, डी ऑप्शन है यह किसी लिंग से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरुष लिंग से जो है यहाँ पर इन कथनों को संबंधित करने की संभावना अधिक है। समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो उसको सुनने के लिए प्रयास, यहाँ पर पुरुष लिंग के अंतर्गत इसको आप संबंधित कर सकते हैं। दूसरा है गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान, और इसके साथ तीसरा है विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। इनको जो है आप, ये जो भी कथन है आप इनको पुरुष लिंग से संबंधित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है ध्यान मुख्य बिंदु के बजाय पूर्ण रूप से विवरण पर केंद्रित करना, बी है यहाँ पर संचार के संदर्भ में उपेक्षा करना, सी ऑप्शन है जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तो मूल्यांकन करना, डी है कि यह केवल सुनने के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो चारों में से राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गहन सोच,
मतलब बहुत डीप में आप किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसको वो शब्द दर्शाता है, वही शब्द हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना, ये जो है गहन सोच को यहाँ पर ये शब्द क्या करता है, दर्शाता है, ये आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाली विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करते हैं, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है श्रवण बाधाएं, बी ऑप्शन है मनोरंजन के लिए सुनना, सी ऑप्शन है संदेशों को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना, ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाली विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करता है, तो संदेशों को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेने की तरफ ये पूरा क्वेश्चन जो है इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं और व्याख्यान सुनने के लिए किस सुझाव को आप मान सकते हैं इन चारों में से, ये आपको फाइंड आउट करना है। पहला है शब्दों के वितरण गति और सारांश करने से बचने का प्रयास और सूचना की समीक्षा करना, बी है रचनात्मक सोच पर कम ध्यान देना, विवरण पर ध्यान न देना एवं व्याख्यान संकेतों की अनदेखी करना, सी ऑप्शन है नोट्स न बनाना ताकि व्याख्यान एवं संदेश वितरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, डी ऑप्शन है कि रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्याख्यान सुनने के लिए क्या सुझाव आप इन चारों में से ले सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना। यानी कि कुछ भी व्याख्यान हो रहा है, किसी भी टॉपिक पर लेक्चर हो रहा है तो उसको आपको रुचिपूर्वक यानी रुचि में लेकर उस पर ध्यान देना है। भटकाव से बचना है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी क्लासरूम में कोई बच्चा हरकत कर रहा है या कुछ और आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो उस भटकाव से बचने का प्रयास करना चाहिए और मुख्य विचारों को ग्रहण करना चाहिए। यानी कि पूरे लेक्चर में सब कुछ काम का नहीं होता है, जैसे कि आप किताबों को पूरा पढ़ते हैं तो सारी किताब से क्वेश्चन नहीं आता, जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आप उन्हीं को ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखने का प्रयास करते हैं और पूरी किताब को आप अपने दिमाग में छाप नहीं सकते हैं, ना पूरी तरीके से सेव कर सकते। जो मुख्य बिंदु होता है उन्हीं को आप याद करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मुख्य विचारों को ग्रहण करना, तो ये जो है आपका व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव आप इसको ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से 25 क्वेश्चन को कवर किया और ये हमारा क्या है, पार्ट 3 कह लीजिए या प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ये आपका, और 25-25 क्वेश्चन का ये पूरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और आने वाले टाइम में मैं आपको यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी वो मैं अगले यूनिट से यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड से, और एक कमेंट आ रहा था कि नहीं सर आप आईसीटी वाले जो यूनिट है उससे भी क्वेश्चन कराएं, तो मैं उससे भी जल्दी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से यानी कि आईसीटी वाले यूनिट से। तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसके साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड है, ऐसा तो बताया गया कि 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रत्येक यूनिट से, लेकिन किसी यूनिट में ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे एनालिसिस करके जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पेपर हुए हैं, तो किसी में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में या शिक्षण अभिवृत्ति में 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बताया गया है, लेकिन वेरी कर सकता है, क्वेश्चन किसी में ज़्यादा आ सकते हैं, किसी में कम आ सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो इन 2 यूनिट को आप विशेष करके ध्यान दे सकते हैं अच्छे से। और भी बाकी यूनिट को आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं देना है, लेकिन कुछ वर्षों में जो पेपर हुए हैं उनमें 7 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 6 कह लीजिए 6 या 7 के आसपास आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 2020 के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो का सेशन रहा होगा आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी नए टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चन की जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसी में कथन और निष्कर्ष या कारण टाइप में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो कथन दे दिए जाते हैं, दोनों को आपको अध्ययन करना होता है और उसके बाद से सही आंसर चारों में से बताना होता है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको इस यूनिट में कराऊंगा, ताकि जो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपसे बन के पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको भी आप आसानी के साथ सॉल्व कर ले। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड क्वेरी हो या किसी और एग्जाम रिलेटेड क्वेरी, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप सभी के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है। इसके वजह से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसी तरीके से हम मोटिवेट रहते हैं और कंटिन्यूअस आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाते हैं। और देखिए मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करता हूं, तो उन वीडियो को भी आप अप्रिशिएट करिए, ताकि मैं उस पर भी कंटिन्यू वर्क कर सकूं। क्योंकि देखिए करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से 4 से 5 क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट में पूछ लिए जाए। जैसे कि यूजीसी नेट में कुछ टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, जैसे पीपल एंड इन्वायरमेंट वाले, वहां से 2-3 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिल जाते हैं करंट से। तो ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन वीडियो को भी थोड़ा अप्रिशिएट करिए, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं। क्योंकि मैं देखता हूं उसमें भी 200 से 300 व्यू आते हैं। कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं सभी क्वेश्चन के डिटेल भी आपको प्रोवाइड करता हूं। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उन वीडियो को भी थोड़ा अप्रिशिएट करें। तो वीडियो ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप क्लिक करेंगे, तभी इस चैनल की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर पाएंगे और कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस चैनल पे एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट, यानी कि कब कब एग्जाम के डेट बदले, सब अपडेट मैंने दिया है। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड कब आएगा, कब से डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बारे में भी मैं अपडेट, वो भी ऑथेंटिक देता हूं, जो ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है। ऐसा नहीं कि डेली वीडियो बना के आपको फालतू का अपडेट देता रहता हूं। जो अपडेट आता है वही अपडेट आपको देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि काफ़ी कुछ बात मैंने कर ली आप सभी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।